एवरीवन, इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और इंटेक्स क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो हो गया है कंप्लीट। अब हम आ गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स पे। तो इंडेक्स क्वेश्चंस का आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लिया है। ये पार्ट है पार्ट 3, जहाँ पे हमारे चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके पेज नंबर 209 पे जो भी इंडेक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको हम करेंगे सॉल्व। तो भाई इस सेशन का, इस लेक्चर का मैंने टारगेट सेट कर दिया है कि पेज 209 पे जो भी इंडेक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के वो हमें करना होगा सॉल्व। तो भाई जब टारगेट हो गया है सेट तो फिर देरी किस बात की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन फर्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे वो डिपेंड करता है। अब इससे पहले कि हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है रेजिस्टेंस उसको हम कर लेते हैं क्या, रिवाइज। भाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के फ्लो को रोकना। अब जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो कौन हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। किसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है भाई, तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो फ्लो करते हैं, जिसके कारण करंट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है कंडक्टर में। मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर के अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है या जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है उसमें आ रही है क्या, किसी तरह की रुकावट, और उसी रुकावट को हम क्या कहते हैं भाई, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर किसकी ऐसी मजाल है जो कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में आए या रुकावट पैदा करें। तो भाई इसमें जो है ना किसी की गलती नहीं है, इसमें गलती होती है खुद ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सर सपोज हमारे पास एक महंगा वाला कंडक्टर है, हमारे पास क्या है, एक गोल्ड का कंडक्टर है। इस गोल्ड के कंडक्टर के अंदर क्या होगा, जाहिर सी बात है गोल्ड के एटम्स ही प्रेजेंट होंगे। यस और नो, गोल्ड का कंडक्टर है तो उसके अंदर गोल्ड के एटम्स ही प्रेजेंट होंगे। लेकिन इस गोल्ड के एटम्स के साथ में कुछ और भी एटम्स प्रेजेंट होंगे। उन कुछ और एटम्स को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं फॉरेन एटम्स। अब सवाल ये आता है कि ये फॉरेन एटम्स कहाँ से आ गए इस कंडक्टर के अंदर। तो देखो, जो हमारा गोल्ड है ना कंडक्टर, जो प्योर गोल्ड मेटल होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ऑलमोस्ट हम बोलते हैं कैसा होता है, वो लिक्विड होता है। जो हम गोल्ड की ज्वेलरीज देखते हैं, गोल्ड के वायर देखते हैं, गोल्ड के प्लेट्स देखते हैं, सिक्के देखते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो प्योर गोल्ड के नहीं बनते हैं, क्योंकि प्योर गोल्ड तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ऑलमोस्ट लिक्विड होता है। तो अगर आप किसी लिक्विड चीज़ को आप एक डेफिनेट शेप देने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, इस गोल्ड में थोड़ी सी हम क्या कर देते हैं, इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं। इस गोल्ड में हम क्या कर देते हैं, थोड़ी सी इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे। इम्प्योरिटीज कौन सी होती हैं भाई, इम्प्योरिटीज हम बोलते हैं कि सिल्वर हो सकती है, प्लेटिनम हो सकती है, ठीक है, कभी कभी कॉपर भी ऐड कर देते हैं, या कभी कभी हम बोलते हैं कि पैलेडियम भी ऐड कर देते हैं। तो प्योर गोल्ड जो कि बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है, उसको आप पर्टिकुलर शेप में नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी इम्प्योरिटीज ऐड करनी पड़ती है, सिल्वर की, कॉपर की, प्लेटिनम की, पैलेडियम की, जिसकी भी। इसके कारण क्या होता है, इन पर्टिकुलर मेटल्स के जो एटम्स है ना वो भी कहाँ आ जाते हैं, इस कंडक्टर के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो आपको रेड कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं वो क्या है, गोल्ड के एटम है, और ये जो ब्लू कलर के आपको सर्कल्स दिख रहे हैं वो क्या है, वो है हमारे फॉरेन एटम्स। ठीक है, अब कंडक्टर के अंदर कौन प्रेजेंट होता है भाई, कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होते हैं कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन प्रेजेंट है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे,
लेकिन जो हमारे एटम्स हैं, चाहे वो कंडक्टर के एटम्स हो चाहे वो फॉरेन एटम्स हो, वो कभी मूव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना एटम्स कैसे खड़े रहते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं। एटम्स क्या होते हैं? बॉन्डेड होते हैं। तो वो एटम्स अपनी जगह से उठेंगे नहीं, अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएंगे, जहां है वो वहीं रहेंगे। मूव कौन करेगा, फ्लो कौन करेगा कंडक्टर के अंदर? तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करेंगे। अब क्या हुआ? अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी के अक्रॉस क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। हमें पता है कि बैटरी क्या करती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर देती है कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को पता चला कि भाई क्या होने लगे, पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया है कंडक्टर के दोनों एंड्स की तरफ, यानी कि अब हमें कहाँ भागना है? अब हमें भागना है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब क्या हुआ, जैसे ही लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को समझ में आया, इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करा, भागना शुरू कर दिया। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर दिया, अपना फ्लो स्टार्ट कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के, इनके पास किसी भी तरह की आंखें नहीं होती हैं, ठीक है, और ना ही ये इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि प्रॉपर लाइन बना करके, जैसे हम क्या करते हैं स्कूल वगैरह में जब असेंबली वगैरह होती है तो हम प्रॉपर लाइन बना करके चलते हैं ना। इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक तो उनके पास आंखें नहीं है, दूसरी चीज क्या, जैसे ही उनने फ्लो शुरू किया तो उनका फ्लो कैसा होता है भाई, उनका फ्लो होता है रैंडम, यानी कि वो किसी डिसिप्लिन्ड मैनर में कोई लाइन बना करके नहीं चलते हैं, रैंडमली फ्लो करना वो शुरू कर देते हैं। अब क्या हुआ, एक तो रैंडम फ्लो, ऊपर से आंखें नहीं है, क्या होगा, कभी वो टकरा जाएंगे फॉरेन एटम्स के साथ, कभी वो टकरा जाएंगे जो कंडक्टर हैं उनके एटम्स के साथ, और कभी कभी तो इतनी ज्यादा हद हो जाती है कि वो आपस में ही टकरा जाते हैं, यानी कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन जाकर टकरा गया दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ। इससे क्या होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहां था, टकरा गया, फिर उसने अपना पाथ चेंज कर लिया, फिर आगे गया, फिर टकरा गया किसके साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर उसने अपना पाथ चेंज कर लिया, फिर आगे गया, वो टकरा गया किसके साथ, कंडक्टर के एटम्स के साथ। तो इस तरह से वो जिगजैग मूवमेंट करके जो है एक एंड से दूसरे एंड पे लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल पहुंच जाता है। पहुंच तो रहा है, लेकिन जरा आप ये देखो कि कोलिजन्स कितने ज्यादा हो रहे हैं। ये कोलिजन्स ही क्या है, ये कोलिजन्स ही हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, करंट का जो फ्लो है, उसमें क्या है, रुकावट है, यानी कि ये क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के फ्लो में रुकावट। यहाँ पे हमारे चैप्टर में फ्लो कौन हो रहा था भाई, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे कंडक्टर के अंदर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में किसी भी तरह की रुकावट आना क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये रुकावट क्यों आ रही है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, कभी फॉरेन एटम्स के साथ, कभी कंडक्टर के एटम्स के साथ, और कभी कभी तो खुद से ही जाकर के जो बाकी उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं के साथ जाकर के क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। ये चीज आपको समझ में आई। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि करंट के फ्लो में रुकावट कहां से आ रही है भाई, रेजिस्टेंस कौन पैदा कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन पैदा कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो जो कोलिजन्स हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, रेजिस्टेंस। करंट के फ्लो में रुकावट कहां से आ रही है, वो आ रही है रुकावट उनके कोलिजन से, और इसी कोलिजन को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, रुकावट कहते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन है, यानी कि उनका जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर के अंदर का रेजिस्टेंस, वो डिपेंड करता है। कौन कौन से, सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी, कंडक्टर की लेंथ की। हमारे पास ये गोल्ड का कंडक्टर था, अगर हमने क्या किया, सपोज इस गोल्ड के कंडक्टर की हमने बढ़ा दी लेंथ बढ़ा दी हमने, हमारा कंडक्टर अभी तक इतना लंबा था, अब हमने इसको और लंबा कर दिया। इस कंडक्टर की लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, कंडक्टर के एटम्स बढ़ेंगे, फॉरेन एटम्स बढ़ेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा, अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे अभी तक सिर्फ इतनी लेंथ में टकरा रहे थे, कोलाइड कर रहे थे, अब क्या होगा, अब वो इतनी ज्यादा लेंथ में क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, यानी कि इनका नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो गया, इनका नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया। भाई
इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो था, करंट का जो फ्लो था, उसमें रुकावट कहाँ से आ रही थी? इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के कारण ही आ रही थी। कोलिजन को ही हमने क्या बोला था? रेजिस्टेंस बोला था। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमने क्या बोला था? कोलिजन बोला था। अब हमने क्या किया? कंडक्टर की हमने लेंथ बढ़ा दी। लेंथ बढ़ाने से क्या होगा? कंडक्टर के एटम्स बढ़ जाएंगे, फॉरेन एटम्स बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स अभी तक तो सिर्फ इतनी ही लेंथ में कोलिजन शो कर रहे थे, अब वो इतनी सारी लेंथ में कोलिजन शो करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो विद द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, देयरफॉर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। फिर सेकेंड फैक्टर कौन सा है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब मैं क्या करती हूं, ये जो हमारा कंडक्टर था ना, अभी तो हमने इसकी लेंथ बढ़ाई थी, अब हम लेंथ नहीं बढ़ाते हैं, अब हम क्या करते हैं? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या करा मैंने? चौड़ा बना दिया। चौड़ा बनाने के बाद में क्या होगा? चौड़ा जब हमने बनाया है अपने कंडक्टर को, तो बेशक इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर के एटम्स, नंबर ऑफ फॉरेन एटम्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, लेकिन क्या होगा ना कि एटम्स के बीच की जो स्पेस होती है ना, वो बढ़ जाती है। जब हमने लेंथ बढ़ाई थी तो कंडक्टर के एटम्स, फॉरेन एटम्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तीनों बढ़ रहे थे। जब हमने कंडक्टर की चौड़ाई बढ़ा दी, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया, तो भी क्या हुआ? नंबर ऑफ एटम्स तो बढ़े, कंडक्टर के एटम्स के भी नंबर बढ़ गए, फॉरेन एटम्स के भी बढ़ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़े, लेकिन क्या हुआ ना, एटम्स के बीच की जो स्पेस होती है, जो जगह होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन्स को अपने फ्लो को स्मूथ करने के लिए चाहिए क्या है? जगह ही तो चाहिए भाई। यहाँ पे कोलिजन क्यों हो रहा था? क्योंकि फ्री जो हमारे पास कंडक्टर के एटम्स थे, फॉरेन एटम्स थे, उनके बीच में जगह ही नहीं थी, और इलेक्ट्रॉन्स तो बिल्कुल अंधाधुंध जो है ना अपना फ्लो करना उसने स्टार्ट कर दिया था। तो बार बार टकराव क्यों रहा था? क्योंकि जगह नहीं थी। अभी आपने क्या किया? जगह बना दी। तो जब जगह मिल गई है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए, तो अब उसकी टकराने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन कम हुए मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर इसके बाद में थर्ड फैक्टर आता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अगर आपने कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे। कैसे इंक्रीज हो जाएंगे भाई? आपने क्या करा? टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर मतलब क्या? हीट आपने बढ़ा दी। अब ये जो कंडक्टर के जो एटम्स थे, जो फॉरेन एटम्स थे, ये क्या करते हैं? ये हम बोलते हैं कि हीट अब्सॉर्ब कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हीट अब्सॉर्ब कर लेंगे। जैसे ही हीट अब्सॉर्ब करी, इनकी खुद की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाएगी। अब क्या है दिक्कत? तो ये कि एटम्स कैसे हैं? आपस में बॉन्डेड हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं सकते। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ये अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करने लगेंगे। भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो मूवमेंट तो शो करना पड़ेगा। मूवमेंट कैसा होगा? एक से दूसरी जगह तो जा नहीं सकते, अपनी ही जगह पे क्या करने लगेंगे? वाइब्रेट करने लगेंगे। भाई वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स को जाने की जगह नहीं थी कंडक्टर के अंदर, मुश्किल से जा पा रहा था, कोलाइड होते होते जा रहा था। ऊपर से रही कहीं कसर हमारे एटम्स ने भी निकाल दी। एटम्स क्या करने लगे? अपनी जगह पे वाइब्रेट होने लगे, तो कोलिजन की पॉसिबिलिटीज क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ने के कारण हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, यानी कि कंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एटम्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए, यानी कि रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। ये चीज आपको समझ में आई। फिर इसके बाद में एक आता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। भाई रेजिस्टेंस जो है, अभी तक तो कंडक्टर के लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका टेम्परेचर पे डिपेंडेंट था। अब एक और फैक्टर होता है, लास्ट फैक्टर, जिसे हम कहते हैं क्या? मटेरियल का, कंडक्टर का मटेरियल, या इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं कंडक्टर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कंडक्टर का क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, और इसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं भाई? रेजिस्टिविटी। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको कंडक्टर की रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक जो वो है रेजिस्टेंस है, वो अगर आपको याद रखना हो तो आप कैसे याद रख सकते हो? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कैसे याद कर सकते हो? कंडक्टर की पर्सनल खुन्नस। कंडक्टर क्या बोलता है भाई? कंडक्टर बोलता है करंट से कि अच्छा तुम हमसे फ्लो होना चाहते हो के बताओ, हम तो तुम्हें अपने आप से फ्लो होने नहीं देंगे। यानी कंडक्टर क्या करता है?
उस करंट से अपनी पर्सनल खुन्नस निकालता है, और इसी खुन्नस को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, या फिर उसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। और जिस तरीके से जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, वो उसकी लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट था, इस रेजिस्टिविटी को किसी से मतलब नहीं है, इसे सिर्फ एक चीज से मतलब है, वो क्या है, कंडक्टर का मटेरियल, कि भाई कंडक्टर बना किस चीज से है, कि वो प्योर मेटल से बना हुआ है, कि वो अलॉय से बना हुआ है, कि वो इंसुलेटर से बना हुआ है, आखिर वो किस मटेरियल का बना है कंडक्टर, उस पर डिपेंड करती है कंडक्टर की पर्सनल खुन्नस। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। इस पर्सनल खुन्नस को हम डिनोट कैसे करते हैं, इसे हम करते हैं रो से डिनोट। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो अब ये इतने पूरे को जो रेजिस्टेंस है हमारे कंडक्टर का, उसका जो रिलेशन है कंडक्टर की लेंथ के साथ, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ, टेम्परेचर के साथ, मटेरियल के साथ कंडक्टर के, इस पूरे को मैं क्या करती हूँ, एक रिलेशन में अरेंज कर देती हूँ। क्या हो जाएगा भाई वो रिलेशन, वो रिलेशन होता है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। यानी कि अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तभी तो रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे हैं, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, रेजिस्टिविटी पे भी। ये चीज आपको आई समझ में। अब जो रेजिस्टेंस है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है भाई, ओम्स होती है। अब अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी क्या है, एक स्पेसिफिक, भाई रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर अपनी पर्सनल खुन्नस जो निकालेगा करंट के साथ उसके फ्लो के दौरान, उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी की ऐसे यूनिट कैसे निकाल सकते हैं हम, रो इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L। ये कर देंगे, कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस की कितनी होती है, ओम होती है, एरिया की कितनी होती है, मीटर स्क्वायर होती है, लेंथ की कितनी होती है, मीटर होती है, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, बचा क्या, ओम, जो रो है, रो इज इक्वल्स टू ओम इंटू मीटर। तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक डेंसिटी होती है, उसी तरह से हर एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है, अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कोई भी मटेरियल, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो अलॉय ही क्यों ना हो, सभी की अपनी अपनी क्या होती है, एक रेजिस्टिविटी होती है। यानी कि सभी मटेरियल्स की अपनी एक पर्सनल खुन्नस होती है, जो कि वो निकालते हैं करंट के फ्लो के साथ। और वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी मटेरियल के, कंडक्टर के मटेरियल पे, जिस भी मटेरियल का बना होगा कंडक्टर उस पे। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। एनसीईआरटी में दी गई है क्या, एक टेबल दी गई है कुछ इस तरीके की, देखो ये है एनसीईआरटी की एक टेबल, जहां पे हमारे पास कुछ कंडक्टर्स हैं, कुछ अलॉयज हैं और कुछ इंसुलेटर्स हैं। कंडक्टर्स में सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह आएंगे, अलॉयज में हम बोलते हैं कि मैग्नीन आएगा, नाइक्रोम वगैरह आएगा, इंसुलेटर में ग्लास, रबर, प्लास्टिक वगैरह, पेपर वगैरह आ जाएगा। इन सभी मटेरियल्स की आप देखो अपनी अलग अलग क्या है, एक रेजिस्टिविटी दी गई है। ठीक है, सवाल क्या है, यूज द डेटा इन टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज अ बेटर कंडक्टर। आयरन और मरकरी में से बेटर कंडक्टर कौन है भाई, तो आयरन की रेजिस्टिविटी कितनी है, आयरन की रेजिस्टिविटी है 10 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, और हमारा मरकरी कहाँ है, मरकरी की रेजिस्टिविटी है 94 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो आयरन और मरकरी में से रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है, रेजिस्टिविटी ज्यादा है मरकरी की। इसका मतलब क्या, रेजिस्टिविटी ज्यादा मतलब क्या, कि मरकरी के थ्रू जब करंट फ्लो होगा ना, तो वो ज्यादा खुन्नस निकालेगा किसके साथ, करंट के साथ, उसके रास्ते में, उसके फ्लो में बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करेगा, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। तो इसीलिए जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही पुअर वो होगा कंडक्टर। तो मरकरी की जो कि पर्सनल खुन्नस, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो आयरन के कंपैरिजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होगा। सवाल क्या था, आयरन और मरकरी में से बेटर कंडक्टर कौन है, तो बिल्कुल आयरन है। क्यों, क्योंकि आयरन की जो रेजिस्टिविटी है वो मरकरी से कम है।
कम रेजिस्टिविटी, कम स्पेसिफिक खुन्नस, कम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या कि बेटर कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो रहा है उस पर्टिकुलर मेटल के थ्रू। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा सवाल क्या था, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। तो भाई बेस्ट कंडक्टर कौन होगा, वही मटेरियल होगा जिसकी रेजिस्टिविटी होगी सबसे कम। तो इस पूरे टेबल में सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है, सिल्वर की है। 1.60 इंटू 10 - 8 ओम मीटर्स ही है क्या, बस सिल्वर की रेजिस्टिविटी। जितनी पर्सनल खुन्नस कम, जितनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम, जितनी कम रेजिस्टिविटी, करंट का फ्लो उतना ही ज्यादा, उतना ही स्मूथ, यानी कि बेटर कंडक्टर। सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है सभी मटेरियल में से, कंडक्टर्स में, अलॉयज में से, इंसुलेटर्स में, इसीलिए वो बेस्ट कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। मरकरी और आयरन की बात करें तो आयरन की रेजिस्टिविटी मरकरी से थोड़ी सी कम होती है, यानी कि उसके थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो मोर इजीली फ्लो हो पाएगा, इसीलिए आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मरकरी। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको हुआ होगा क्लियर। तो रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 हमने कर लिया है कंप्लीट। सवाल क्या है, सेकेंड नंबर को क्वेश्चन क्या है, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, व्हाई। हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास 2 सिल्वर के वायर हैं, ठीक है, ये रहा एक सिल्वर का वायर और ये रहा क्या, दूसरा सिल्वर का वायर। दोनों की ही क्या है, दोनों ही सेम मटेरियल के बने हुए हैं। यही किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है सिल्वर का, और ये भी किसका बना हुआ है भाई, सिल्वर का बना हुआ है। दोनों की लेंथ भी क्या है, बराबर है, लेकिन दोनों की थिकनेस अलग है। ये क्या है, ये है थिन और ये है कैसा, थिक, यानी कि इस वाले का क्रॉस सेक्शन कैसा है, थोड़ा सा ज्यादा है। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो R इज इक्वल्स टू रो L इंटू L डिवाइडेड बाय A। तो ये जो हमारा रो है, रो किस पे डिपेंडेंट था भाई, रो डिपेंडेंट था कंडक्टर के मटेरियल पे, कि कंडक्टर बना किस चीज का है। जो हमारा रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है, इसे तो कंडक्टर की लेंथ, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके टेम्परेचर किसी से भी मतलब नहीं होता है, उसे सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है किसके साथ, कंडक्टर के मटेरियल के साथ। तो मेरे पास जो 2 कंडक्टर हैं, दोनों ही किसके बने हुए हैं, सेम मटेरियल के बने हुए हैं। दोनों ही किसके बने हुए हैं, सिल्वर के बने हुए हैं। तो दोनों ही केसेस में, दोनों ही कंडक्टर के केसेस में रेजिस्टिविटी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो मैं क्या काम करती हूँ, ये जो रेजिस्टिविटी का जो टर्म है उसको मैं हटा देती हूँ और इसकी जगह मैं क्या लिख देती हूँ, R इज इक्वल्स टू L अपॉन A। अब लेंथ यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, लेंथ भी हम बोल रहे हैं यहाँ पे कैसी है, सेम है, लेकिन हाँ थिकनेस के लिए हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग है। ये वाला जो कंडक्टर है, ये वाला जो वायर है, इसकी थिकनेस ज्यादा है। ज्यादा है मतलब क्या, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ज्यादा। क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा मतलब क्या कि एटम्स के बीच में स्पेसेस ज्यादा हो गई हैं। स्पेसेस ज्यादा हो गई है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन स्मूथली इजीली पास हो सकते हैं इस वाले सेकेंड वाले सिल्वर के वायर के साथ, यानी कि उधर पे रेजिस्टेंस कैसा है, कम है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source। बिल्कुल, जो thick wire है उसके अक्रॉस करंट जो है वो easily flow हो पाएगा। क्यों, क्योंकि thick wire मतलब क्या कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हो गया है ज्यादा। क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया है ज्यादा मतलब क्या, एटम्स के बीच की स्पेस बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए जगह मिल गई है। फ्लो होने के लिए जगह मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ, करंट इजीली फ्लो हो पाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी भी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, दोनों ही सिल्वर वायर्स की, चाहे वो थिन हो चाहे वो थिक हो। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, let the resistance of an electrical component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value, what change will occur in the current through it। भाई यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है, V इज इक्वल टू I इंटू R का आपको फॉर्मूला पता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पहला केस है जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, रेजिस्टेंस कितना है, R है, तो करंट किसके बराबर हो जाएगा, करंट हो जाएगा बराबर V डिवाइडेड बाय R के। दूसरे केस में हमने क्या बोला, दूसरे केस में हमने बोला कि रेजिस्टेंस को हमने क्या रखा है, रेजिस्टेंस को हमने कैसा रखा है, कांस्टेंट रखा गया है, बस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है, while the potential difference across the two ends of the component decreases to half value, आधी हो गई है वैल्यू। अब करंट के ऊपर क्या
रिजल्ट आएगा। तो सपोज I इज इक्वल टू कितना है, V बाय R है। पहला वाला I कितना था, I था। दूसरे वाले करंट को मैंने I डैश नाम रख दिया। दूसरे वाले केस में हम बोल रहे कि रेजिस्टेंस तो उतना ही है, लेकिन V कैसा हो गया है, आधा हो गया है, यानी कि V बाय 2 इंटू R। अब इस VR की जगह मैं क्या रख देती हूँ, VR की जगह मैं रख देती हूँ पहला वाला I, तो I डैश कितना हो जाएगा, I डैश हो जाएगा I अपॉन 2, यानी कि पहला जो करंट आया था उससे आधा हो जाएगा न्यू वाला करंट। भाई V इज इक्वल टू I इंटू R, ओम्स लॉ ने हमको क्या बताया था, रिलेशन बताया था पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस के बीच का। ठीक है, पहले हमने क्या बोला कि करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस और R पे डिपेंड कर रहा है। ये करंट कौन सा है, जो कि एक हम बोलते हैं कि एक वायर है, एक कंडक्टर है। ठीक है, एक वायर है या एक कंडक्टर है, उसके अक्रॉस क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और रेजिस्टेंस उतना का उतना ही है। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, सेकेंड केस में पोटेंशियल हमने हाफ कर दिया। तो अब न्यू करंट पे क्या असर पड़ेगा, तो लेट न्यू करंट बी I डैश, तो I डैश इज इक्वल टू कितना होगा, V बाय R, रेजिस्टेंस तो उतना ही है, V क्या हो गया, आधा हो गया, तो V बाय 2 इंटू R। तो V बाय R की जगह पे मैंने क्या रख दिया, I की वैल्यू रख दी, तो I डैश कितना आ गया, न्यू करंट इज इक्वल टू I अपॉन 2, यानी कि जो पहले करंट आया था उसका हाफ कर दो तो न्यू करंट की वही वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको होगा क्लियर। इसकी जगह 1 की जगह आप I लिखिएगा। ठीक है, 1 की जगह आप क्या लिखिएगा, I लिखिएगा। चलो, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है हमारा क्या, कंप्लीट। अब बारी आती है किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। भाई जो देखो, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, कुछ नहीं, एक्चुअली सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट जो उनके अंदर आता है उसको वो क्या करती हैं, हीट में कन्वर्ट करती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा कर देती हैं, इंटेंशनली क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हीट में कन्वर्ट करती है। क्यों, क्योंकि हम उन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से हीट को ही एक्सपेक्ट करते हैं। अगर चार्जिंग के दौरान फोन या लैपटॉप चार्ज हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो उससे निकलने वाली हीट को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें अपनी ब्रेड को टोस्ट करना है, हम उसको टोस्टर में डालेंगे। टोस्टर क्या करेगा, ब्रेड को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देगा, उसको हीट देगा। अगर हमें क्या करना है, प्रेस करना है अपने कपड़ों पे, इलेक्ट्रिक आयरन का हम यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक आयरन उन कपड़ों को शॉक नहीं देगी, क्या देगी, उनको हीट देगी। तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कि इंटेंशनली इलेक्ट्रिक करंट को हीट में कन्वर्ट करती हैं, और उसी हीट की हमें क्या जरूरत होती है। सवाल यह है कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम प्योर मेटल की जगह हम अलॉय का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने क्या देखा है, जो एनसीईआरटी की हमारी टेबल थी उसमें हमने देखा कि अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है वो कैसी होती है, प्योर मेटल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। कैसी होती है, ज्यादा होती है। प्लस हम बोलते हैं कि हमारे जो अलॉयज होते हैं ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। भाई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि जानबूझ के इलेक्ट्रिक करंट को हीट में कन्वर्ट कर रही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग डिवाइसेस ही कहते हैं। जितनी हीट प्रोड्यूस करेंगी हमारे लिए उतना ही अच्छा। ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना मतलब क्या, कि टेम्परेचर उनके अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है। ये जो अलॉयज होते हैं ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब अगर आपने इन अलॉयज को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग डिवाइस में यूज किया है, तो अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा भी कर दिया है उस पर्टिकुलर डिवाइस का, तो भी इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो ये जल्दी मेल्ट नहीं होंगे एज कम्पेयर टू द प्योर मेटल्स। प्योर मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट अलॉयज के कंपैरिजन में काफी कम होता है। तो अगर ज्यादा आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये तो पिघल जाएंगे, लेकिन अलॉयज के केस में ऐसा नहीं होता। प्लस हम बोलते हैं कि रेजिस्टिविटी भी इनकी कैसी होती है, ज्यादा होती है कंडक्टर्स के रिस्पेक्ट में, जिसके कारण क्या होता है कि ज्यादा ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, बल्कि उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, हीट में। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज हायर देन द प्योर मेटल, मोरएवर एट हाई टेम्परेचर द अलॉयज डू नॉट मेल्ट रेडिली, hence the coils of the heating appliances such as electric toaster and electric irons are made up of an alloy rather than pure metal। आज के सेशन के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कुछ और हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस। तब तक आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा magnetbrains.com, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको मिलेंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.